कभी सोचा है कि जब इंसानी तरक्की के लिए एक पेड़ कटता है तो असल में क्या कटता है? सिर्फ लकड़ी? नहीं, हम एक पूरी दुनिया का एक अहम हिस्सा मिटा देते हैं। तो आज हम इंसानी ज़रूरतों और कुदरत के वजूद के बीच के इसी रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारी कहानी की शुरुआत होती है पहेली और बूझों से। बिल्कुल हम सबकी तरह दो स्टूडेंट्स जो अखबारों में जंगलों के कटने की खबरें पढ़कर ना बहुत परेशान हैं, और उनकी यही चिंता आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। तो चलिए सबसे पहले इस समस्या की गहराई में उतरते हैं। ये जो वनों की कटाई है, जिसे वनोन्मूलन भी कहते हैं, ये असल में है क्या, और इसके जो नतीजे हैं वो कितने गंभीर हो सकते हैं। तो वनोन्मूलन का सीधा सा मतलब है जंगलों को काटना, उन्हें साफ करना और फिर उस जमीन का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए करना, जैसे कि खेतीबाड़ी के लिए, घर बनाने के लिए या फिर फर्नीचर और ईंधन के लिए लकड़ी काटना। ये सब कुछ इंसानी गतिविधियों का ही नतीजा है। अच्छा, यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। एक ही काम, मतलब पेड़ों को काटना, इससे सूखा और बाढ़, ये दो बिल्कुल उल्टी चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? देखिए, इसके पीछे का विज्ञान कमाल का है। पेड़ जो हैं वो अपनी पत्तियों से हवा में पानी छोड़ते हैं, जिससे बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है। अब जब पेड़ ही कट जाएंगे तो बारिश कम होगी और नतीजा सूखा। दूसरी तरफ पेड़ों की जड़ें मिट्टी को कस के पकड़ती हैं और एक स्पंज की तरह पानी सोख लेती हैं। लेकिन जड़ों के बिना वही बारिश का पानी जमीन में जाने के बजाय तेजी से बहने लगता है, और इससे आती है बाढ़। मतलब एक ही एक्शन के दो भयानक रिएक्शन। और सोचिए, जब ये सब लंबे समय तक चलता रहता है तो मिट्टी की जो सबसे उपजाऊ ऊपर वाली परत होती है ना, वो पानी के साथ बह जाती है। उसमें से ह्यूमस यानी सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो हरी भरी जमीन एक बंजर रेगिस्तान में तब्दील हो जाती है। इसी दर्दनाक बदलाव को हम कहते हैं मरुस्थलीकरण। तो ठीक है, समस्या तो हमने समझ ली। अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। पहेली और बूझों की यही चिंता उन्हें प्रोफेसर अहमद के पास ले जाती है, और प्रोफेसर अहमद ये फैसला करते हैं कि उन्हें संरक्षण को करीब से समझाने के लिए एक सफर पर ले जाएंगे। और उनकी मंजिल है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये सिर्फ कोई जंगल नहीं है दोस्तों, ये एक जीती जागती प्रयोगशाला है। एक ऐसी जगह जहां हम सब सीखेंगे कि हम क्या खो रहे हैं और हमें असल में बचाने की जरूरत क्या है। अब इस रिजर्व में अंदर जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि संरक्षित क्षेत्र कितने तरह के होते हैं। देखिए, पहला है वन्यजीव अभयारण्य, जहां जानवरों और उनके घरों पर फोकस होता है। फिर आता है राष्ट्रीय उद्यान, जो एक कदम आगे बढ़कर पूरे के पूरे इकोसिस्टम, पेड़ पौधे, जीव जंतु, यहाँ तक कि वहाँ के नज़ारों को भी बचाता है। और सबसे बड़ा होता है बायोस्फीयर रिजर्व। ये वन्य जीवों के साथ साथ वहाँ रहने वाले आदिवासी समुदायों और उनके पारंपरिक जीवन को भी संरक्षण देता है। तो चलिए अब इस रिजर्व के अंदर चलते हैं और यहाँ की अनोखी दुनिया की खोज करते हैं। हम 3 खास शब्दों को समझेंगे: वनस्पति जात, प्राणी जात और विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां। तैयार है? सबसे पहले बात करते हैं वनस्पति जात की, जिसे फ्लोरा भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है किसी खास इलाके में उगने वाले पेड़ पौधे। जैसे पचमढ़ी में हमें ये शानदार सागौन, साल और जंगली आम के पेड़ देखने को मिलते हैं। फिर आता है प्राणी जात या फौना, यानी उस इलाके में रहने वाले सारे जीव जंतु, जैसे कि ये खूबसूरत चीतल या फिर जंगली कुत्ता और भेड़िया, जो इसी जंगल को अपना घर मानते हैं। और अब एक बहुत ही खास चीज, ये है एक विशाल गिलहरी, और ये एक विशेष क्षेत्रीय यानी एंडेमिक स्पीशीज है। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब है कि ये प्रजाति कुदरती तौर पर सिर्फ और सिर्फ इसी इलाके में पाई जाती है, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं। ये इस जगह की एक अनमोल धरोहर है जिसे हमें किसी भी कीमत पर बचाना होगा। आपको पता है, एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी सुरक्षा की अलग अलग परतें होती हैं। चलिए देखते हैं कि पचमढ़ी में ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो दिलचस्प बात यह है कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के ठीक बीच में है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और ये कोई आम पार्क नहीं है, ये भारत का सबसे पहला आरक्षित वन है। सोचिए इसका ऐतिहासिक महत्व कितना ज्यादा होगा। लेकिन एक सवाल है, क्या इन संरक्षित जगहों में सब कुछ वाकई सुरक्षित है? अफसोस, जवाब है नहीं। अब हम उन खतरों की बात करेंगे जो इन दीवारों के अंदर भी मौजूद हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है। आसपास रहने वाले लोगों का इन जंगलों में अवैध रूप से घुसना और उन्हें तबाह करना,
इन संरक्षित क्षेत्रों के लिए आज भी एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। यानी सुरक्षा के बावजूद खतरा टला नहीं है। और इस खतरे का सबसे बड़ा चेहरा है बाघ। एक वक्त था जब इनकी संख्या इतनी तेजी से गिरी कि ये विलुप्त होने यानी हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पर आ गए थे। इनके जैसे जीव जिनकी संख्या बहुत ही कम बची है, उन्हें संकटापन्न प्रजातियां या एंडेंजर्ड स्पीशीज कहा जाता है। लेकिन उम्मीद की एक किरण अभी बाकी है। बाघों की घटती आबादी को देखकर भारत सरकार ने एक बहुत ही जरूरी अभियान शुरू किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, बाघों को बचाना और उनकी आबादी को फिर से बढ़ाना। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या है? हमें क्या सीखना चाहिए? अब हम अपनी चर्चा को किसी एक जानवर से हटाकर पूरे जंगल मतलब पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर लेकर आएंगे। अक्सर जब हम विलुप्त होने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बाघ, हाथी मतलब बड़े बड़े जानवरों की तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या खतरा सिर्फ उन्हीं को है? असलियत तो ये है कि छोटे जीवों के विलुप्त होने का खतरा कहीं ज्यादा बड़ा है। हम अक्सर सांप, मेंढक, चमगादड़ या उल्लू जैसे जीवों को बिना सोचे समझे मार देते हैं, है ना? ये जाने बिना कि वे हमारी खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन की कितनी जरूरी कड़ियां हैं। इनमें से किसी एक को भी हटाने का मतलब है पूरे सिस्टम को हिला देना। भले ही उनका आकार छोटा हो, लेकिन इस इकोसिस्टम में उनका योगदान बहुत बहुत बड़ा है। तो आखिरी और सबसे अहम बात यह है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। किसी भी इलाके के सभी सजीव यानी पेड़ पौधे, जानवर, छोटे छोटे कीड़े और निर्जीव चीजें जैसे वहाँ की जलवायु, मिट्टी, नदी, ये सब मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम बनाते हैं। इस इकोसिस्टम में हर छोटे बड़े जीव की अपनी एक जगह है, अपनी एक भूमिका है, अपना एक महत्व है। यात्रा के अंत में सवाल अब पहेली और बूझों का नहीं बल्कि हम सबका है। जीवन के इस नाजुक जाल को बचाने में हमारी भूमिका क्या होगी?